गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बहुत सारा चीज़ फार्माकोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस किया और आगे जो है हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का अगर बात करें तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी तरह से अगर आप ड्रग्स को यूज़ करने जाओगे या मान लो आप किसी भी फील्ड में पीजी करते हो, है ना, सपोज इफ आपने डर्मेटोलॉजी में पीजी कर लिया तो आपको वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ड्रग्स का इंट्रैक्शंस आपको पता होना चाहिए। आज देखिए इंडिया उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि आप हर एक चीज़ के लिए आप एक अलग फिजिशियन के पास पेशेंट को भेजें। देखिए थ्योरेटिकली वो बुक में लिखा रहता है कि अगर किसी का एसटी चेंजेस आ रहा है तो यू शुड रिफर द पेशेंट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। बट क्लिनिकल सिनेरियो में वैसा नहीं होने वाला है। पेशेंट का हर बार अफोर्डेबिलिटी वैसा नहीं होगा कि आप पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास भेज पाएँ या फिजिशियन के पास भेज पाएँ। तो जिस भी फील्ड में आपने पीजी किया है आपको जनरल जो नॉलेज है ड्रग्स का इतना होना चाहिए कि जो उसके एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं आप उसको देख करके उसके लिए एक प्रॉपर थेरेपी जो है वो प्लान कर सकें और उसको बता सकें कि ये ड्रग आपका कंटिन्यू होगा और ये ड्रग को इस तरह से मॉडिफाई करना है। तो विच एवर ब्रांच यू डू पीजी आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग आईएनडी जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑर्फेन ड्रग्स क्या होते हैं, किन ड्रग्स को हम ऑर्फेन ड्रग्स बोलते हैं, प्लेसिबो क्या होता है, रेशनल ड्रग थेरेपी से हम क्या समझते हैं जो कि बहुत बार तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आता है ना, एंड एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या है और कंप्लायंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है पेशेंट का ड्रग थेरेपी में। सो व्हाट इज एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग आईएनडी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, व्हाट इज एन आईएनडी। ठीक है, तो ड्रग डिस्कवरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ये कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है ना कि आपको ऐसा लगा कि ये दवा खाने से, जैसे बहुत लोग आते हैं ना बोलते हैं ओपीडी में कि बीपी का तो आया था, बीपी बढ़ा हुआ बट अभी जो है मोरिंगा का जो लीव्स है ना, सम जो हम लोग बोलते हैं मोरिंगा सजना जो होता है ना, ड्रम स्टिक्स जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका लीव्स को हम बॉईल करके उसका पानी हम पी रहे हैं, ठीक है ना, उससे मेरा बीपी कंट्रोल में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हियरिंग दिस हियर से और उसके बाद उसी चीज़ को वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसका कि कोई साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी तुम जब देखने जाओगे तो बहुत बार तुमको मिल नहीं पाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी क्या है कि यही क्रेडिबिलिटी या इसी हेयर से जब हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉपरली तो हम लोगों को न्यू मेडिसिन या न्यू मॉलिक्यूल्स पता चलते हैं जिन पे रिसर्च होने के बाद पता चलता है कि वाकई ये मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव हैं और ये ड्रग थेरेपी में इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जस्ट कोई हेयर से ये चीज़ नहीं आता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको कि फॉलो करके न्यू मॉलिक्यूल्स को डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और फिर मार्केट में वो लॉन्च होते हैं। तो व्हाट इज़ रैंडम स्क्रीनिंग, है ना, ब्लाइंड प्रोसीजर होता है इन्वॉल्विंग न्यू केमिकल्स, है ना, बैटरी ऑफ फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं। स्टडीज़ ऑन एनिमल बिहेवियर, एनिमल मॉडल्स भी होते हैं बहुत सारे स्टडी करने के लिए, और बहुत बार आइसोलेटेड टिश्यू पे भी ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है। जैसे मान लो कि कोई ड्रग है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है ना, तो अगर हमको करना है तो हम क्या करते हैं, एक मसल का फाइबर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको दोनों तरफ से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और ये ड्रग को जो है ड्रग का बाथ एक बना करके उसमें इस मसल फाइबर को डिप कर देते हैं और उसमें जितना कंसंट्रेशन ड्रग का होता है उस हिसाब से इसका कंट्रैक्शन कपलिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उस तरह से एनिमल मॉडल भी बहुत बार डेवलप किया जाता है जिससे हम लोग ड्रग का टेस्टिंग कर सकें। जैसे मान लो अगर कोई पेशेंट है और उसको डायबिटीज़ है, उसका ड्रग उसको टेस्ट करना है तो डायरेक्ट आप वो ड्रग एनिमल में टेस्ट किए बिना आप डायरेक्टली ह्यूमन में टेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट ह्यूमन स्टडीज़ आर नॉट एट ऑल अलाउड, है ना, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो उसको पहले आपको एनिमल में टेस्ट करना होगा और एनिमल में टेस्ट करने के लिए पहले आपको उस एनिमल को उस लायक बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर डायबिटीज़ का दवा हम चेक करना चाह रहे हैं तो पहले उस जानवर को हमको डायबिटीज़ कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब उस जानवर को डायबिटीज़ हो जाएगा, जब उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहने लगेगा, हम समझ लेंगे कि हाँ ये डायबिटिक हो चुका है, अब कोई ड्रग जो है हम चाहें तो उस एनिमल में हम लोग टेस्ट करके दे सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है। जैसे मान लो एक पेंटाजोकेन नाम का ड्रग आता है, इसको दे देने से क्या होता है कि जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, रैट्स के, तो उसके कारण उसको डायबिटीज़ डेवलप कर जाता है। अब कोई दवा न्यू आया और 10 रैट मान लो है हमारे पास, 5 को हम 2 ग्रुप में बांट दिए, 5 को हम जो एग्जिस्टिंग थेरेपी था मान लो मेरा ग्लिमिपेराइड का वो हम दे रहे हैं और 5 को जो न्यू ड्रग आया वो दे रहे हैं, और अब पाँचों का दोनों का कंपैरिजन करके 2 ग्रुप का हम लोग देख लेंगे कि कितना इफिकेसी है इस ड्रग का, ठीक है ना। तो एनिमल मॉडल्स भी बहुत जगह यूज़ होता है ड्रग टेस्टिंग के लिए। Obviously, it is a very cumbersome, time consuming and it is a very
एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें बहुत मॉडिफिकेशंस का ज़रूरत है और आगे जो है ना इसमें रिसर्च का बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कभी भी आगे जाओगे और एमबीबीएस करने के बाद यू कैन गो इनटू ड्रग रिसर्च ऑल्सो, ठीक है। आप एमडी फार्मा करके भी जा सकते हो और डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन बिकम अ रिसर्च फिजिशियन इन ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो उस टाइम में आप चाहो तो इस फील्ड को आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आज भी इसमें बहुत अच्छा पैसा है और बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, ठीक है ना, क्योंकि करने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कि मॉर्फिन, एट्रोपिन, इसी चैनल से सारे ड्रग्स डिराइव होकर के हम लोगों तक पहुँचे हैं। सेरेंडिपिटी, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, अपना 11th-12th में भी सुना होगा, दैट इज डिस्कवरी बाय चांस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दवा ऐसे दिया गया और पता चला कि अरे ये तो बहुत अच्छी ड्रग है ना, इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। दैट इज हैप्पी ऑब्जर्वेशन, दैट इज डिस्कवरी बाय चांस। ये पेनिसिलिन के केस में इसका बहुत बार एग्जांपल दिया जाता है कि पेनिसिलिन वाज एक्चुअली अ सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि मोल्ड का जहाँ जहाँ ग्रोथ था वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया, तो ही मेड एन ऑब्जर्वेशन कि जहाँ जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, इसका मतलब वहाँ पे कोई सब्सटेंस फंगस ने रिलीज किया है जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। सो न्यू यूज़ ऑफ ओल्ड ड्रग्स भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे बहुत बार क्या हुआ है, जैसे एक बार देखा गया कि एक ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, ठीक है ना। और जब ये ड्रग को अप्लाई करना शुरू किया गया तो जो जो जगह पे अप्लाई किया गया वहाँ पे हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगा, ठीक है ना। तो लोगों को पता चला कि ये ब्लड प्रेशर तो भले ही बहुत अच्छा टॉपिकली कम नहीं कर पा रहा है, बट फॉर हेयर ग्रोथ दिस ड्रग कैन बी यूज्ड, जिसका नाम आज मिनॉक्सिडिल पड़ा है, ठीक है ना। तो एक ड्रग जो कहीं और यूज़ हो रहा है उसको भी हम लोग कहीं और यूज़ करने का अगर फाइंड आउट कर ले तो वो भी एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। फिर साइड इफेक्ट से बहुत बार पता चलता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को सल्फा ड्रग्स दिए, ठीक है ना, और सल्फा ड्रग्स जो शुरू में जब दिया जाता था तो पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था, ठीक है ना, तुरंत उसको शुगर सॉल्यूशन चढ़ाना पड़ता था, डेक्सट्रोज देना पड़ता था, अदरवाइज पेशेंट वुड हैव लैंडेड इन हाइपोग्लाइसेमिया। तो पता चला कि एक्चुअली सल्फा ड्रग्स में कोई ऐसा मोइटी है जो शुगर को डाउन करा सकता है, जिससे कि सल्फोनाइल यूरिया जो एंटी डायबिटिक्स में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उनका डिस्कवरी हुआ 1950-60 के बीच में, है ना। तो बहुत बार इस तरह से साइड इफेक्ट से भी क्या है, हम लोग बहुत बार ड्रग का यूज़ खोज लेते हैं। उसी तरह से तुम्हारा लिग्नोकेन है, फेनाइटोइन एंटी एपिलेप्टिक, है ना, देवर लेटर यूज्ड एज एंटी अरिथमिक एजेंट, जो कि अरिथमिया में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो लिग्नोकेन का अक्सर तुम्हारा फार्मा का जब वाइवा होगा, एमजीएम में कई बार बच्चों से ये पूछा गया है, तो वाइवा में तुम ध्यान रखना लिग्नोकेन का अदर यूज तुमसे जो है ना एक्सटर्नल पूछेंगे, क्योंकि लिग्नोकेन एवरीवन नोज इट इज अ वेरी गुड लोकल एनेस्थेटिक। तो अदर यूज क्या है, अदर यूज ये है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक एजेंट। उसी तरह से मेथोट्रेक्सेट बहुत अच्छा एजेंट है जो सोरियासिस में यूज किया जाने लगा, अर्थराइटिस में भी बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीजेज है उसमें मेथोट्रेक्सेट अच्छा काम करता है। साइक्लोफॉस्फामाइड एंड एजाथायोप्रिन, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन इन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। क्यों? इम्यूनोसप्रेशन करा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी का भी बॉडी का किडनी निकाल के किसी और के में डाल रहे हैं, तो मेन जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि उसका बॉडी कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दे, वो एक्सेप्ट ही ना करे, वो उसको एज अ फॉरन ट्रीट कर दे और पता चला कि वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। सो मॉलिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द अननोन ड्रग, ये भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे केमिकल एनालॉग्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ड्रग आर सिंथेसाइज्ड एंड टेस्टेड टू यील्ड न्यू कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेज होता है भाई इसका बहुत सारा। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग जो कहीं और यूज हो रहा था और आपने उसका अल्टरनेटिव यूज निकाल लिया, तो बहुत बड़ा पार्ट जो कि फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक स्टडीज का था, जो एनिमल टेस्टिंग का था, वो सब हट जाएगा, क्योंकि ये ड्रग ऑलरेडी उन स्टडीज को कंप्लीट करके मार्केट में लॉन्च हो चुका है, एक और कंडीशन के लिए यूज हो रहा था, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उसी तरह से सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग बना सकते हैं, अगर वो ड्रग हम लोगों को कहीं से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना। प्रीवियसली स्टार्टिंग में जब इंसुलिन डिस्कवर हुआ था तो ये हम लोग एनिमल से डिराइव करते थे, है ना, जो स्लॉटरिंग हाउस में एनिमल्स होते थे वहाँ से हम लोग उनका पैंक्रियास लेके और उससे प्यूरीफाई करके बनाया जाता था, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता था, और फिर उसका प्यूरिटी का भी बहुत सारा इश्यूज रहता था, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता था कि अगर कोई वेजिटेरियन आदमी है और जो एनिमल का प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करना चाहता है, उसके लिए एथिकल इश्यूज आ जाता था। तो हमने क्या किया कि जो इंसुलिन का जीन था वो जीन हमने एक्सट्रैक्ट करके और उसको हम लोग ने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और अब क्या हो रहा है, जब जब वो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो वो जीन भी साथ में डिवाइड कर रहा है, और वो जब प्रोड्यूस कर रहा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है।
तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंसुलिन का प्रोडक्शन में, और आज जो भी इंसुलिन हम लोग मार्केट में देखते हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का देन है हम लोग का, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन से भी हम लोगों को बहुत बार ड्रग्स मिलता है, जैसे पूरा जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे मान लो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ना, बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं, तो वो सारे की सारे उनमें फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन ग्रुप कॉमन है, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन जो है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम नया नया मॉलिक्यूल्स इसमें ला पाते हैं, ठीक है ना। सो न्यू ड्रग्स भी बनते हैं, जैसे कि जो मी टू ड्रग्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो कि सेम ग्रुप्स के जनरली होते हैं, और वो उसका भी काम कर देते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज मी टू ड्रग्स। ड्रग एक्सप्लोजन ऑब्वियसली बहुत बार देखने को मिला है कि एक ही ग्रुप का फिर बहुत सारा क्या आने लगता है, मॉलिक्यूल्स आने लगता है। बट अभी जिस तरह का स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिया जा रहा है ड्रग का प्रोडक्शन में, बहुत बार अलग अलग मॉलिक्यूल आना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक ही मॉलिक्यूल का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर के मार्केट में बहुत बार लॉन्च किया जाता है। सो व्हाट इज रेशनल ड्रग डिजाइनिंग, इसको हम लोग समझते हैं कि रेशनल ड्रग डिजाइनिंग होता क्या है। सो बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग्स आर डिजाइन, है ना, हाइपोथेटिकल ड्रग स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है विद द एड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट। और एक जो है तुम्हारा पूरा फील्ड है फार्माकोलॉजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को कंप्यूटर से डिजाइन करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका एक्टिविटी क्या हो सकता है। देयर आर कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स व्हिच कैन प्रिडिक्ट द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एसी इनहिबिटर्स, H2 इनहिबिटर्स, सिमेटिडीन उसका एक कॉमन एग्जांपल है, दो ये यूज़ होना अभी बहुत कम हो गया है, इसके जगह पे तुम्हारा रैनिटिडीन आ गया है ना, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो है रेशनल ड्रग डिजाइनिंग से हमने ऑब्टेन किए हैं। सो प्रिकर्सर ऑफ द ड्रग इज कन्वर्टेड टू एक्टिव थेरेप्यूटिक एजेंट इन द बॉडी। जैसे बहुत बार लीवोडोपा आप कंज्यूम कर रहे हो, बट बॉडी में जाने के बाद वो क्या बन जा रहा है, डोपामीन, है ना। पैरासीटामोल एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाता है फेनासिटिन, उसी तरह से एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड बन जाता है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं, ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, जैसे आइसोलेशन ऑफ द ड्रग, टेस्ट ड्रग, जो ड्रग हमको यूज़ करना है टेस्टिंग के लिए उसको आइसोलेट किए, उसके बाद उसका प्योरिटी, फिजिको केमिकल एनालिटिकल स्टडीज़ हम लोग करेंगे। न्यू लीड कंपाउंड उसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि न्यू लीड कंपाउंड क्या है, और फिर उसका प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन हम लोग करके पता करते हैं कि ये ड्रग हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सो प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन ऑब्वियसली क्या होता है, एनिमल स्टडीज होता है ना। इसमें डन टू डिफाइन द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द लीड कंपाउंड। इट इज़ एन ऑर्गन ओरिएंटेड एंड डिजीज ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि वो ड्रग जाके उस पर्टिकुलर एनिमल के ऑर्गन में क्या इफेक्ट डाल रहा है, और डिजीज जो है उसको, या हम जो डिजीज उसमें कॉज कराए हैं एनिमल मॉडल में, उसके लिए ये कितना बेनिफिशियल हो रहा है। बाद में उसको हम लोग सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम लोग स्टडी करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स आर डिवाइज्ड टू गेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। So what are the major areas of preclinical evaluation? These can be defined into फार्माकोडायनेमिक स्टडीज, है ना, कि जो ड्रग है वो जाके बॉडी में क्या चेंजेस ला रहा है, जैसे कि एक्शन रिलेवेंट टू द प्रोपोज्ड थेरेप्यूटिक यूज आर स्टडीड ऑन एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी के लिए बहुत बार इनको यूज किया जाता है। कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर ड्रग का स्टडी में यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो हॉर्स है ना, तो हॉर्स में जो है ना एंटी इमेटिक्स का टेस्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वो रिसेप्टर्स ही वहाँ मौजूद नहीं। सेम गोज फॉर रैट्स, रैट्स में भी एंटी इमेटिक का टेस्टिंग नहीं हो सकता है। तो एनिमल मॉडल भी चूज करने से पहले बहुत सारा चीज़ को कंसिडरेशन में लिया जाता है, जो रिसेप्टर्स काम करने वाले हैं ह्यूमंस में, क्या पैरेलल रिसेप्टर्स उस एनिमल में मौजूद हैं कि नहीं है, तो उसके बाद ही हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करके फिर स्टडी किया जाता है। वैस्कुलर इफेक्ट, टिश्यू इफेक्ट हार्ट में, आइलियम में, रैट या गिनी पिग का टिश्यू लेकर के स्टडी किया जा सकता है। रिसेप्टर एक्टिविटी इन विट्रो एंड रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन फ्रैक्शंस। सो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब भी हम लोग को कोई ड्रग रिलीज़ करना है मार्केट में, उससे पहले एनिमल स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, और एनिमल में भी टॉक्सिसिटी का स्टडी, जब हम लोग जो ह्यूमन का डोजिंग है उसके हिसाब से जो रैट का डोजिंग अगर होगा मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, उसका मान लो कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स एंड एट टाइम्स 50 टाइम्स भी हम लोग दे करके देखते हैं कि क्या होता है उस ड्रग को एनिमल में उतना ज़्यादा डोज में देने से उसके लिए लीथल साबित होता है कि नहीं होता है।
है ना, एंड एटलीस्ट 2 एनिमल स्पीशीज मस्ट बी टेस्टेड बिफोर ह्यूमन ट्रायल्स. सो ग्रेडेड डोजेज सेवरल ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर टेकन एंड एटलीस्ट 2 रूट्स आर टेकन फॉर स्टडी. ठीक है ना, जैसे एक IV ले लिए, एक ओरल ले लिए. ठीक है. सब अक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑर्गन ससेप्टेबल टू टॉक्सिसिटी. कुछ कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. जैसे आपने देखा होगा पैरासीटामोल कहाँ मेटाबोलाइज होता है, लीवर में. तो अगर कोई एक्सेस कंजम्पशन करेगा पैरासीटामोल का तो टॉक्सिसिटी कहाँ होगा, लीवर में होगा ऑब्वियसली. कुछ कुछ एंटी माइक्रोबियल्स हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अमीकासिन, जेंटामाइसिन, ये सब क्या है कि आपका नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं, किडनी को डैमेज करा सकते हैं. ठीक है ना. तो उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, उस टाइप से स्टडी डिज़ाइन करना है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ले करके उस एनिमल का फिर देखना है कि कितना डैमेज हुआ है. So 3 doses and 2 animal species are generally used. Maximum tolerated dose for 4 weeks to 3 months for pathological changes to be observed. ठीक है ना. और बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, ये सब स्टडी भी जो है करके देखा जाता है. ठीक है ना. एंड द एनिमल इज ऑब्वियसली सैक्रिफाइस्ड बिफोर एनी हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी. क्रॉनिक टॉक्सिसिटी अगर देखना है तो 2 एनिमल मॉडल जनरली, 1 रॉडेंट एंड 1 नॉन रॉडेंट हम लोगों को लेना पड़ता है. ड्यूरेशन 1 से 2 साल करना पड़ता है. एंड बायोकेमिकल, हेमाटोलॉजिकल, बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ भी किया जाता है विथ क्लिनिकल ट्रायल कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर. स्पेशल टॉक्सिसिटी ग्रुप को भी देखना बहुत जरूरी है. जैसे बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टारगेट करते हैं. ठीक है ना. तो वो जो है, जो बच्चा है, जो फीटस है, उसके अंदर टेराटोजेनिसिटी करा सकते हैं, माल फॉर्मेशंस करा सकते हैं. फिर उसी तरह से म्यूटाजेनिसिटी भी करा सकते हैं, चेंजेस हो सकता है, म्यूटाजन का काम कर सकते हैं, है ना. कार्सिजोनेसिटी मतलब कि कैंसर भी कॉज करा सकते हैं. तो बहुत बार जो ड्रग है वो कैंसर कॉजिंग भी हो जाता है. ठीक है. तो इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस इज चेक्ड. जैसे कि रैट का टेस्ट ड्रग हम लोग देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर मेटिंग पीरियड. इफेक्ट ऑन द मेटिंग बिहेवियर इज सीन, है ना. जो डिलीवरी का जो प्रोसीजर होता है जिसको पार्ट्यूरेशन बोलते हैं, उसमें देखा जाता है. फिर लैक्टेशन, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल इफेक्ट देखा जाता है. ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस का इफेक्ट भी चेक करना बहुत जरूरी है. उसी तरह से टेराटोजेनिसिटी मतलब कि वो ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो जो फीटस है उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो माल फॉर्मेशन हम लोगों को चेक करना है. तो दो एनिमल स्पीसीज को हम लोग जनरली लेते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस का लेवल में उसका फीटस को फिर एक्सट्रैक्ट करके देखा जाता है कि क्या उस ड्रग के कारण कोई ऑर्गेनोजेनेसिस में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है ना. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी उसको एग्जामिन करना जरूरी है. फीटस इज एग्जामिन्ड फॉर स्केलेटल एंड विसरल एब्नॉर्मलिटीज. कार्सिनोजेनिसिटी मतलब वो ड्रग कहीं ट्यूमर तो नहीं कॉज करा रहा है ना. जैसे अभी एक बहुत फेमस ड्रग लॉन्च हुआ है, बहुत लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा, है ना, ओजेम्पिक. ठीक है. तो ओजेम्पिक क्या है, एक ऐसा ड्रग है जो आपका GLP रिसेप्टर, ग्लूकागॉन रिसेप्टर लाइक पेप्टाइड्स पे काम कर रहा है ना. और ये क्या करा रहा है कि तुम्हारा जो भूख लगने का टेंडेंसी है ना, एपेटाइट, उसको भी सप्रेस कर दे रहा है, शुगर को भी कंट्रोल कर दे रहा है. तो ये बहुत जगह पे देखा गया है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में इसका देखा गया है कि इट कैन कॉज ट्यूमर्स. ठीक है ना. तो इट कैन कॉज ट्यूमर्स. ठीक है. तो इस वजह से बहुत बार इसका जो कंसेंट फॉर्म होता है उसमें ये मेंशन्ड होता है, अगर किसी पेशेंट को आप चला रहे हैं तो आपको ये बता देना है उसको कि दिस ड्रग कैन कॉज ट्यूमर्स. ठीक है ना. तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी भी बहुत बार हमको स्टडी करना पड़ता है जो कि सालों चलता है. और यही रीज़न है कि ड्रग लॉन्च होने के लिए क्या होता है, बहुत टाइम लगता है. म्यूटाजेनिसिटी का अगर हम बात करें तो ड्रग्स में लीड टू क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, जिसके कारण परमानेंट चेंज हो सकता है हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में. और म्यूटेशन होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो कैंसर सेल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. म्यूटेशन इन रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक ओवा एंड स्पर्म अगर हो गया तो ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रेड्स. ठीक है ना. तो इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी ड्रग आप दे रहे हैं वो म्यूटाजेनिसिटी ना कराए. एंड अगर ये क्या है, रिसेसिव हुआ, तो जैसा हम लोग 12th में पढ़े थे कि वो ट्रेट बहुत बार क्या होगा कि बाद के जनरेशन में एविडेंट होगा, एंड ओनली एविडेंट व्हेन 2 इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड साइमल्टेनियसली. ठीक है. तो इसी तरह से AMES टेस्ट एक करते हैं हम लोग जिसमें सैल्मोनेला टाइफी कैन नॉट ग्रो इन हिस्टिडीन डेफिशिएंट मीडियम एंड म्यूटेटेड स्ट्रेन्स कैन ग्रो इन हिस्टिडीन डेफिशिएंट मीडियम. फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज का अगर हम बात करें तो दे आर डन इन सेवरल स्पीसीज लाइक रैट्स, डॉग्स, मंकीज, है ना. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन स्टडीज हमको करके देखना है. बायोअवेलेबिलिटी उसका चेक करना है, ओरल से कितना है, पैरेंटरल से कितना है. उसी तरह से एलिमिनेशन, हाफ लाइफ भी हम लोग चेक करते हैं. सो व्हेन प्री क्लिनिकल स्टडीज प्रिडिक्ट दैट द टेस्ट ड्रग होल्ड्स प्रॉमिस, द टाइम कम्स टू पुट इट इनटू ह्यूमन ट्रायल्स. और उसके बाद हम लोग ह्यूमन ट्रायल्स को लॉन्च करते हैं
और हम लोग एक लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और दिस लीड कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू अक्वायर डिफरेंट फंक्शन, और उसको हम लोग एज अ मेडिसिन हम लोग फिर ट्रीट करना शुरू करते हैं और फिर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में जाते हैं। तो ये जो लीड कंपाउंड है ना, ये आईएनडी के आगे का चीज़ है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग को लेकर के फिर हम लोग एक लीड कंपाउंड जनरेट करते हैं और ये लीड कंपाउंड फिर हम लोगों का फाइनली क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंटल प्रोसेस में आके फिर मेडिसिन का रूप ले लेगा। सो क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दिस सेशन विल बी very long session and tedious for you also. Thank you.